दोस्तों, मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब एकदम अच्छे से मेहनत करके बहुत बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे तरीके से अपने अपने एग्जाम के लिए लगे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों, हम सब अपने करंट अफेयर्स की इस सीरीज में दोस्तों आज हमारा कौन सा पार्ट है? आज हमारा दोस्तों छठा पार्ट है इस सीरीज में। इससे पहले दोस्तों लगभग हमने 5 वीडियो को दोस्तों अच्छे से कवर कर लिया है। और यह दोस्तों जो करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है यह डेडिकेटेड रूप से दोस्तों 3 एग्जामों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, जो आपको हर एक वीडियो में बताया जा रहा है दोस्तों। वह 3 एग्जाम कौन कौन से हैं दोस्तों आप सब जानते हैं दोस्तों। अभी आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है जो कि 14 मई को होने वाला है, और आईएएस का एग्जाम दोस्तों जो कि 28 मई को होने वाला है। बाकी ईपीएफओ की दोस्तों अभी डेट नहीं आई है, लेकिन यह भी हो सकता है अगस्त, सितंबर, जुलाई, अक्टूबर किसी भी महीने में दोस्तों यह कराया जा सकता है। मतलब यह भी एग्जाम दोस्तों इसी 2023 में ही होना है। तो इन 3 एग्जामों को लेकर दोस्तों यह पूरी तरह से डेडिकेटेड रूप से करंट अफेयर्स की यह सीरीज चलाई जा रही है। इस क्रम में दोस्तों लगभग हमने 5 वीडियो को अपलोड कर दिया है। उम्मीद है कि आप सबको 5 अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपने देखा होगा दोस्तों कि किस तरह से आपसे करंट के सवाल बनाए जा सकते हैं या किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों यह वीडियो जो दोस्तों 3 एग्जामों को लेकर पूरी तरह से डेडिकेटेड है। बाकी दोस्तों इस दौरान अगर कोई भी आपके अपकमिंग एग्जाम आने वाले होंगे 2003 में, जितने भी आपके दोस्तों एग्जाम होने वाले हैं उन सब में दोस्तों यह करंट अफेयर की जो सीरीज चलाई जा रही है पूरी तरह से दोस्तों क्या लाभदायक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर एक एग्जाम में दोस्तों करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज रहता है, और इससे दोस्तों आपके सिलेक्शन में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि करंट अफेयर्स का दोस्तों देख रहे होंगे जो रोल है, जो भूमिका हुआ हर एक एग्जाम में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, और इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है क्वेश्चन बनते रहते हैं। और दोस्तों इतनी सारी घटनाएं घटी होती हैं पिछले 1-2 साल के अंदर कि सारे करंट अफेयर्स को लेकर हम चल भी नहीं सकते, ना हमको पता होता कि क्या पूछा जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों हम आपके लिए चुनिंदा रूप से एकदम हैंड रिटन रूप में लिख के दोस्तों पिछली ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दोस्तों एनालाइज करके आपके लिए चुनिंदा रूप से दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज यह लाई जा रही है, ताकि आपको यह तीनों एग्जाम में दोस्तों जिसके लिए बहुत कम ही समय बचा हुआ है उसमें कोई ना कोई सवाल दोस्तों आए। तो आपसे उम्मीद है दोस्तों बस आप सब क्या करिएगा, वीडियो को सुनते वक्त आप अपने नोट्स भी बनाते चलेंगे, ताकि एग्जाम के दौरान क्या कर सके आप, जब आपका एग्जाम 1 हफ्ता बचा रह जाए या 4-5 दिन बचा रह जाए तो आप अपना अच्छे से रिविजन कर सकें। बाकी आप वीडियो को देखते रहें और चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। तो आप सब दोस्तों क्या करिएगा, अब बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनेंगे भी, और देखते चलेंगे कि किस तरह से आपसे सवाल बन सकते हैं। चलिए इस क्रम में दोस्तों हम देखते हैं अपना पहला करंट क्या है दोस्तों, उससे संबंधित किस तरह से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखते हैं। वह क्या है दोस्तों पहला, तो चलिए वह है दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में। इसको दोस्तों किसने रिलीज किया दोस्तों? इसको रिलीज किया दोस्तों WIPO ने। इसी को दोस्तों बोला जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया दोस्तों, यह जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसमें देखेंगे दोस्तों टॉप स्थान किसको दिया गया है? स्विट्जरलैंड को दिया गया है। जो बॉटम स्थान मिला दोस्तों वह गिनी को मिला है, और भारत को जो स्थान मिला दोस्तों वह कौन सा स्थान मिला है? 46वां स्थान मिला है। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? आप याद यह रखेंगे दोस्तों कि यह जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 का रिलीज हुआ है, इसको रिलीज किसने किया है, इसको जारी किसने किया है? यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का मतलब होता है वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो इसको रिलीज करने वाली संस्था का नाम दोस्तों क्या? WIPO, या जिसको यूपे बोलते हैं, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी हिंदी होती है दोस्तों वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। इसी ने दोस्तों क्या किया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 को रिलीज किया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसमें यह 3 रैंक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दोस्तों टॉप रैंक यानी प्रथम स्थान किसको मिला है? तो वह देखेंगे दोस्तों मिला है किसको? स्विट्जरलैंड को। और इसमें दोस्तों बॉटम स्थान यानी अंतिम स्थान किसको मिला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो वह मिला है दोस्तों गिनी को। और किसी भी रैंक इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंकिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें जो भारत को स्थान मिला हुआ कौन से मिला है? 46वां स्थान मिला है। तो आप याद रखिएगा जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 का आया है इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है दोस्तों? वह है 46। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने दूसरे करंट की तरफ, वह क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए वह है दोस्तों एक ऐप आया है जलदूत ऐप, उस जलदूत ऐप के बारे में। तो देखिए इसको दोस्तों किसने डिजाइन किया है या किसने बनाया दोस्तों? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती
राज ने। यह कब दोस्तों आया है? सितंबर 2022 में आया है। इसका काम क्या है दोस्तों इस जलदूत ऐप का? तो यह दोस्तों देश के किसी गांव के चयनित कुओं के जलस्तर का पता लगाना। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे दोस्तों, ऐप का नाम क्या है? जलदूत ऐप। अगर आपसे पूछा जाए यह जलदूत ऐप दोस्तों, इस जलदूत ऐप को कब लॉन्च किया गया था या किसने किया था? तो यह लॉन्च हुआ था दोस्तों सितंबर 2022 में जलदूत ऐप। इसको लॉन्च करने वाली संस्था का नाम दोस्तों है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। यानी जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास से संबंधित दोस्तों जो यूनियन मिनिस्ट्री है, यानी जो केंद्रीय मंत्रालय है, उसी ने दोस्तों क्या किया है? इस जलदूत ऐप को दोस्तों क्या किया है? लॉन्च किया है। अब इस जलदूत ऐप जो आया दोस्तों, इस ऐप का उद्देश्य क्या है? क्यों हमको इस ऐप के बारे में जानना चाहिए? तो आप देख लीजिए, इस जलदूत ऐप का दोस्तों उद्देश्य क्या है कि देश के किसी गांव के चयनित कुएं के जल स्तर का पता लगाना है। यानी देश में दोस्तों, जो आप सब जानते हैं ना दोस्तों, जो हमारा देश जो है वहाँ पे गाँव से ही बना हुआ है दोस्तों। हमारा देश बना हुआ है, तो जो विलेज होते हैं दोस्तों, जो गांव होते हैं, वहाँ पे जो कुएं होते हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों, गाँव में क्या होता है, कुएं जो होते हैं उनके जल स्तर के बारे में पता लगाना है। यानी जल स्तर का मतलब होता है दोस्तों वाटर लेवल। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इस जलदूत ऐप का यही उद्देश्य है कि देश के किसी गांव के चयनित जल कुएं के स्तर का पता लगाना, यानी वहाँ के वाटर लेवल का पता लगाना इस जलदूत ऐप का काम है। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या है। तो वह है दोस्तों आर वेंकट रमनी के बारे में। अब ये आर वेंकट रमनी के बारे में क्या है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये अभी नए एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं, महान न्यायवादी बनाए गए हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों, एक भारत में दोस्तों एक एडवोकेट जनरल का पद बनाया गया संविधान में। कहाँ दिया गया? तो यह भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 76 में। तो आप अगर पॉलिटी की सीरीज देख रहे होंगे दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों, आपके लिए पॉलिटी की भी सीरीज चलाई गई है, मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया गया। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की सारी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पॉलिटी की सीरीज दोस्तों जो भारतीय राज्य व्यवस्था की है वह सीरीज चल रही है, उसमें भी दोस्तों कुछ दिन के बाद वह भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, भारत में एक पद होता है महान न्यायवादी का, इसी को दोस्तों बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान न्यायवादी को दोस्तों बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और यह एक संवैधानिक पद है दोस्तों। इसका अनुच्छेद 76 में उल्लेख मिलता है, यानी आर्टिकल 76 में दोस्तों क्या होता है, भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख मिलता है। तो आप यहाँ सबसे पहले एक क्वेश्चन तो आपसे यहीं भी यहाँ से लगभग 2-3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है क्या वह संवैधानिक पद होता है? तो हाँ, क्योंकि उसका उल्लेख देख रहे हैं दोस्तों, संविधान में एक अनुच्छेद है दोस्तों 76, उसमें मिलता है। इसलिए दोस्तों क्या हो गया कि महान न्यायवादी दोस्तों एक संवैधानिक पद है। इसके बारे में अभी लेटेस्ट ये हुआ दोस्तों कि भारत के जो नए महान न्यायवादी बनाए गए हैं वह दोस्तों कौन बनाए गए? वह बनाए गए आर वेंकट रमनी। तो आप यह याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह की जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं वो अक्सर यह दोस्तों आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स की सीरीज में मैचिंग वाले यानी सुमेलित वाले में दोस्तों अक्सर इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं। तो याद रखिएगा, आर वेंकट रमनी दोस्तों अभी भारत के नए महान न्यायवादी बनाए गए हैं, और इनका जो कार्यकाल होगा दोस्तों वह 3 वर्ष का होगा। तो आप यह भी अच्छे से याद रखेंगे। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। वह क्या उसको देख लीजिए। देखिए वह है दोस्तों भारत के प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश के बारे में। तो यह किसको घोषित किया गया दोस्तों? यह घोषित किया गया है अंडमान निकोबार को। तो आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे कि भारत का प्रथम, आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ प्रथम शब्द आया, तो इसका मतलब यह क्या हो जाता है दोस्तों, यह बीबीपी की कैटेगरी में आ जाता है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में आ जाता है, जो कि आपको हर एक वीडियो में दोस्तों क्या इसके बारे में बताया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश किसको घोषित किया गया है दोस्तों, तो भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया दोस्तों किसको? अंडमान निकोबार को। तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि यह जो अंडमान निकोबार है दोस्तों, यह क्या है? भारत का स्वच्छ सुजल प्रदेश है। आप सब जानते होंगे ना दोस्तों कि अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है। अगर आप इंडिया का मैप देखते होंगे दोस्तों, तो यहाँ आप देखेंगे यह जो छोटा छोटा दोस्तों यहाँ कुछ आइलैंड बने हुए हैं, यही दोस्तों क्या होता है? अंडमान एंड निकोबार होता है। तीसरी को दोस्तों भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। वह क्या है उसको देख लीजिए। तो वह है दोस्तों 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 के बारे में, जिसको दोस्तों रिलीज कब, इसको कब दिया गया दोस्तों? 2022 में दिया गया है। और यह किसको दिया गया है दोस्तों? आशा पारेख को दिया गया है। तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसी तरह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में लिख के आएगा कि 50वां
या 51वां या 52वां। तो आप शब्दों पे गौर करिएगा क्योंकि यह अलग अलग लोगों को दिया गया है। तो जो यह दोस्तों 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह कब का है दोस्तों? यह पुरस्कार 2020 का है, लेकिन यह दिया कब जाता है दोस्तों? यह सितंबर 2022 में दिया जाता है। तो आप यह याद रखिएगा कि जो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वह 2020 का है, सितंबर 2022 में दिया गया। किसको दिया गया यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप नाम याद रखिएगा दोस्तों, आशा पारेख। तो जो आशा पारेख हैं दोस्तों, उन्हीं को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए यह आप अच्छे से याद रखिएगा कि किसको दिया गया है? आशा पारेख को दिया गया है। और यह कब से दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो यह दिया जाता है दोस्तों 1969 से। और पहला पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दिया गया है देविका रानी को। तो आप इसकी भूमिका भी याद रखिएगा कि यह जो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है किसको दिया गया है? दिया तो गया है आशा पारेख को। दिया कब से जाता है? 1969 से, यानी 1969 से। और पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो वह दिया गया था दोस्तों देविका रानी को। तो आप यह भी अच्छे से याद रखिएगा कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। वह क्या है उसको भी अच्छे से तो देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? एससीओ के बारे में। आप देखेंगे दोस्तों, आपसे पिछले वीडियो में भी दोस्तों एससीओ के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसलिए दोस्तों आपसे बोला जाता है कि आप सारे वीडियो को कोई भी वीडियो दोस्तों आप मिस ना करिएगा। भले आप क्रम से ना देख पाए, क्योंकि करंट अफेयर्स की वीडियो में कोई जरूरी नहीं है कि आप एक क्रम से देखिए, एक सीक्वेंस से देखिए, लेकिन यह है कि दोस्तों आप सारे के सारे वीडियो देखते रहिएगा, कोई भी मिस ना करिएगा। क्योंकि कहां से क्या सवाल बन जा सकता है दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि करंट अफेयर्स आप सब जानते हैं दोस्तों, एक विशाल होता है, इसका बहुत बड़ा दायरा होता है, कहीं से भी आ सकता है। तो एससीओ के बारे में पिछले वीडियो में दोस्तों आपको बेसिक चीजें बताई जा चुकी है। यहां हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले दोस्तों कि एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की दोस्तों जो 22वीं बैठक हुई है वह कहां हुई है? वह हुई है समरकंद में, जो पड़ता है उज्बेकिस्तान में। और कब हुआ दोस्तों? सितंबर 2022 में। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि एससीओ का एक नया मेंबर किसको बना दिया गया है? ईरान को बना दिया गया। इस तरह एससीओ के अब नए मेंबर कितने हो गए दोस्तों? कुल 9 हो गए हैं। तो आपको दोस्तों पिछले वीडियो में एससीओ के बारे में, एससीओ का मतलब होता है दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई सहयोग संगठन। तो इसके बारे में दोस्तों पिछले वीडियो में अच्छे से बताया गया कि एससीओ क्या होता है। एससीओ के पिछले वीडियो में आपसे बताया गया था ना कि 8 सदस्य इसमें थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें 9 सदस्य हो गए हैं। अभी क्या हुआ है तो देखिए एससीओ का क्या हुआ दोस्तों, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं इनकी जो 22वीं बैठक हुई है, आप यह भी याद रखिएगा कौन सी बैठक हुई है? 22वीं बैठक। यह हुई कहां दोस्तों? यह हुई है दोस्तों समरकंद में। और समरकंद पड़ता कहाँ है? पड़ता दोस्तों उज्बेकिस्तान में। और होता कब है? सितंबर 2022 में। तो एससीओ की दोस्तों या समरकंद में जो बैठक होती है, इसमें ही दोस्तों अभी एससीओ का एक नया मेंबर बना दिया गया है। नया सदस्य किसको बना दिया गया है? वह बनाया गया है दोस्तों ईरान को। तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ईरान अभी एससीओ का नया मेंबर बन गया है, जो एससीओ के समरकंद में बैठक हुई थी। इस तरह से दोस्तों वर्तमान में अब एससीओ में कितने सदस्य हो गए हैं? पहले 8 होते थे, तो 8 वाला छोड़ के दोस्तों अब क्या हो गया है? 9 हो गया। तो यह अच्छे से याद रखिएगा। इसकी पूरी संभावना दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्योंकि जब इस तरह के कोई महत्वपूर्ण बदलाव किसी संस्था में होते हैं तो इस तरह के सवालों के चांसेस बढ़ जाते हैं कि इनसे क्वेश्चन आपसे एग्जामों में पूछने की जो टेंडेंसी है दोस्तों वह बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों आप याद रखिएगा कि एससीओ का जो नया मेंबर बनाया गया है वह ईरान का बनाया गया। इस तरह दोस्तों एससीओ के कुल 9 सदस्य हो गए हैं। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। और अगर आप पिछला करंट देखेंगे दोस्तों तो उसमें एससीओ की बेसिक फैक्ट बताई गई है कि एससीओ के 8 मेंबर कौन थे, इसको लेकर दोस्तों 9। तो उसको भी आप बैकग्राउंड में देख लेंगे तो आपको सारे के सारे 9 के 9 मेंबर अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। वह क्या है उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो आप इसको अच्छे से एससीओ वाली यह घटना अच्छे से याद रखिएगा कि वर्तमान में कितने सदस्य होंगे? 9 के कौन होते हैं दोस्तों? वो आपके कॉपी पे लिखे होने चाहिए 9 के 9। आप पिछले वीडियो से 8 लिख लेंगे, एक इसको शामिल कर लेंगे तो आपके 9 के 9 सदस्य दोस्तों क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। वह क्या हुआ है दोस्तों? भारत के प्रथम लिथियम सेल उत्पादन केंद्र के बारे में। तो देखिए इसका शुभारंभ कहां किया गया? तो वह किया गया दोस्तों तिरुपति में। और तिरुपति कहां पड़ता है? तो वह पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम, आप अच्छे से याद रखेंगे कि भारत के प्रथम लिथियम सेल केंद्र का उत्पादन का दोस्तों शुभारंभ कहां हुआ है? तो वह हुआ है दोस्तों तिरुपति में। और तिरुपति पड़ता है दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। आप देखेंगे दोस्तों यहां भी प्रथम जैसा शब्द आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों क्या हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों लिथियम सेल उत्पादन केंद्र के बारे में।
तो आप दोस्तों इस तिरुपति वाली घटना को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अब प्रथम घटना है। तो प्रथम लिथियम सेल का उत्पादन कहाँ किया गया दोस्तों? तिरुपति में किया गया। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। हुआ क्या, उसको भी अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। तो वह है दोस्तों यूएनएचआरसी के बारे में। तो दोस्तों आप इसको भी अच्छे से याद रख लीजिए। देखिए यूएनएचआरसी क्या है दोस्तों? इसका अभी न्यू हाई कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? वह किया गया ओल्कर टर्क को। आप अच्छे से याद रखिएगा। यह अब आप देख लीजिए कि यह यूएनएचआरसी क्या है दोस्तों? यह है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। आप अच्छे से याद रखिएगा यूएनएचआरसी का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ आप अपने कॉपी में लिख लेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो यह जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है यानी यूएनएचआरसी है दोस्तों, इसका अभी न्यू हाई कमिश्नर किसको बनाया गया, यानी नया उच्चायुक्त किसको बनाया गया है? तो वह बनाया गया ओल्कर टर्क को दोस्तों बनाया गया। तो यह नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो नया उच्चायुक्त बनाया गया है वह ओल्कर टर्क को बनाया गया। इस ओल्कर टर्क के बारे में अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नियुक्ति है। तो हो सकता है दोस्तों आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाए। अब यह भी आप देख लीजिए दोस्तों कि यह जो यूएनएचआरसी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? वह जिनेवा में पड़ता है, यानी स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो आप यह भी याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वह है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। तो आप यूएनएचआरसी के बारे में दोस्तों इतने सारे फैक्ट को अच्छे से याद रखेंगे। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपके लिए दोस्तों एकदम बेहतरीन करंट अफेयर्स की जो सीरीज है दोस्तों अच्छे से चलाई जा रही है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों हो सकते हैं उस तरह की दोस्तों हम आपको वीडियो में शामिल कर रहे हैं, ताकि ये दोस्तों इसकी संभावना की जा रही है कि लगभग आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाए। देखिए पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया, उन्हीं टॉपिक्स को शामिल किया जा रहा है जिनकी 100% संभावना है दोस्तों, जिसकी 100% संभावना बनी हुई है कि यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएं। तो आप सब दोस्तों बस इस वीडियो सीरीज जो चलाई जा रही है करंट अफेयर्स की, इसको आप अच्छे से देखते रहेंगे। आप 1 से 2 बार वीडियो को, कम से कम 2 बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा और चीज़ों को आप अपना नोट्स बना लेंगे, क्योंकि एक बार के देखने में देखिए अच्छे से सारी चीज़ें तो याद नहीं होंगी। तो आप एक बार देखते चलिएगा और साथ में साथ जो भी आपको बताया जा रहा है आप इसके नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद आप जब दोबारा भी वीडियो को देखेंगे तो अगर आपके कोई पॉइंट छूट जाते हैं तो आप अपने नोट्स में बहुत आसानी से शामिल कर लेंगे और फिर आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहेंगे। तो दोस्तों तो आपको उम्मीद है कि इससे एग्जाम में बहुत ही लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि दोस्तों सारे सवाल जो करंट के हैं दोस्तों, मैक्सिमम सवाल इन सारी वीडियो से फंस जाएं। बाकी आपको जो बुक बताया जाएगा जब आपके पेपर आ जाएंगे यूपीपीसीएस का, तो वह भी आप साथ में साथ पढ़ते चलिएगा। हाँ एक बात और है दोस्तों, अगर वीडियो में कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा दोस्तों तो उसके लिए माफ करिएगा, क्योंकि हम ऐसे जगह से वीडियो बना रहे हैं जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हो सकता है कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन आप इतना उम्मीद रखिएगा दोस्तों कि आपको सारे करंट अच्छे वाले शामिल किए जा रहे हैं। बस आप वीडियो को देखते रहिएगा और अच्छे से सुनते रहिएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। हुआ क्या उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो वह है दोस्तों फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल ड्रोन के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों यह किसकी बात हो रही है? फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल ड्रोन, यानी पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित मानव रहित हवाई ड्रोन के बारे में बात हो रही है दोस्तों। वह कौन है? वह है दोस्तों क्विमिंग जिंग 50। या दोस्तों चीन ने दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया है और इसी को दोस्तों मॉर्निंग स्टार 50 भी बोला जाता है। तो आप देख लीजिए क्या हम बात कर रहे थे इसकी, हम बात कर रहे हैं दोस्तों फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल ड्रोन की, यानी पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दोस्तों मानव रहित हवाई ड्रोन के बारे में दोस्तों आपसे बात किया जा रहा है। या दोस्तों कौन, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसका नाम चाइना का है दोस्तों, तो नाम भी अजीब ही होंगे। इसका नाम है दोस्तों क्विमिंग जिंग या सिंह, जो भी आप पढ़े। देखिए चाइना का है दोस्तों, चाइना ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो इसलिए दोस्तों या बहुत इंपॉर्टेंट तो करंट नहीं, लेकिन हो सकता है दोस्तों इससे सवाल बन जाए। तो आप बस इतना याद रखिएगा, इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे क्विमिंग जिंग। इस तरह के नाम दोस्तों चाइना में ही होते, तो यह चाइना का ही दोस्तों क्या है, यह इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यह है दोस्तों फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल ड्रोन है, यानी पूरी तरह से दोस्तों सौर ऊर्जा से चालित मानव रहित हवाई ड्रोन है दोस्तों। तो इसलिए हो सकता है दोस्तों इससे क्वेश्चन आपसे बन जाए। या चाइना का है दोस्तों, इसी को दोस्तों मॉर्निंग स्टार 50 भी बोल दिया जाता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि क्विमिंग जिंग ही दोस्तों क्या है, मॉर्निंग स्टार 50 है।
तो उम्मीद है आप नाम से दोस्तों एग्जाम में गेस कर लेंगे क्या क्या नाम इसका, क्विमिंग जिंग इस तरह के नाम चाइना का ही होता है। तो आप इसको तो ऐसे ही आसानी से गेस कर लेंगे क्या चाइना का है। अगर मॉर्निंग स्टार 50 करके आ जा रहा है तब हो सकता है गेस करने में आपको थोड़ा सुविधाजनक ना हो। तो आप याद रखिएगा मॉर्निंग स्टार भी दोस्तों 50 इसी का नाम है, या फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल ड्रोन है। तो बस इतना ही चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या है उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो वह है दोस्तों 23वें इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो 2022 के बारे में। इसको किसने ऑर्गेनाइज कराया है दोस्तों? तो इसको कराया है ITPO यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने सितंबर 2022 में, और इसका जो आयोजन हुआ दोस्तों वह प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो 2022 यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो। आप इसका नाम हिंदी में देख लीजिए दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो को बोला जाता है दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो 2022 दोस्तों। यह इसका कौन सा संस्करण था दोस्तों? यह इसका 23वां संस्करण था। तो आप इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों वह आयोजन होता है दोस्तों प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में पड़ता है दोस्तों। प्रगति मैदान में सितंबर 2022 में इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन करने वाला जो संस्था, इसका भी नाम आपको याद होना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शॉर्टकट में इसको बोला जाता है दोस्तों ITPO। ITPO का मतलब होता है दोस्तों इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। आप अच्छे से याद रखिएगा, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय व्यापार प्रमोशन का मतलब आप जो भी जोड़ लीजिए संवर्धन संगठन दोस्तों। तो इसी ने दोस्तों क्या किया है, इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो 2022 का आयोजन करवाया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या है उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो वह है दोस्तों देश के प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय के बारे में, या क्या है दोस्तों फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है दोस्तों, या कहाँ स्थापित होगा दोस्तों? यह स्थापित होगा दोस्तों तेलंगाना में। तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है दोस्तों? देश के प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय की, यानी यहां पर आप देख रहे होंगे दोस्तों फर्स्ट आ रहा है। इसका मतलब यह क्या हो जा रहा है दोस्तों? BBP की कैटेगरी में आ जा रहा है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जा रहा है। तो किसकी बात हो रही है? देश के प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय की यानी फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आप याद रखिएगा दोस्तों इसका जो स्थापना किया जाएगा वह कहाँ होगा दोस्तों? यह तेलंगाना में होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बारे में राज्य कि देश का जो पहला दोस्तों वानिकी विश्वविद्यालय यानी फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? या तेलंगाना में की जाएगी, यानी तेलंगाना राज्य में की जाएगी। या फॉरेस्ट से संबंधित दोस्तों यूनिवर्सिटी होगा। तो इस तरह का पहला यूनिवर्सिटी होगा, इसलिए इसकी संभावना है दोस्तों कि इससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाए। तो यह तेलंगाना में दोस्तों किया गया है, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तेलंगाना में याद रखिएगा दोस्तों इसी को बोला जा रहा है FCRI यानी फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो वहाँ दोस्तों उसी को पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में विस्तारित कर दिया जाएगा। यानी यह जो दोस्तों वहाँ पर वानिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो वहाँ से पहले से एक इंस्टीट्यूट है तेलंगाना में, उस इंस्टीट्यूट का नाम होता है दोस्तों FCRI। FCRI का मतलब होता है तो फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यह दोस्तों जो फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है तेलंगाना का, इसी ही दोस्तों यूनिवर्सिटी के रूप में क्या कर दिया जाएगा? विस्तारित कर दिया जाएगा। यानी इसी को दोस्तों पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको यह फैक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी अच्छे से देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है वाकया। तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों किसकी? काकाडू की। तो देखिए काकाडू क्या है दोस्तों? यह दोस्तों एक नोवेल एक्सरसाइज है दोस्तों। कहां पर हुआ था? डार्विन क्षेत्र में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसमें दोस्तों भारत के 2 समुद्री विमानों ने भाग लिया था, एक INS सतपुड़ा, एक P8I। तो दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि यह काकाडू क्या? तो काकाडू नाम अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। इसकी हिंदी ऐसे होती है काकाडू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह काकाडू क्या है, तो काकाडू दोस्तों एक नोवेल एक्सरसाइज है, यानी नौसेना अभ्यास है। आप अच्छे से याद रखिएगा काकाडू क्या है? एक नोवेल एक्सरसाइज यानी नौसेना अभ्यास है, जो कि डार्विन क्षेत्र में दोस्तों यह अभ्यास किया गया था। और डार्विन क्षेत्र कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो यह भी अच्छे से याद होना चाहिए कि डार्विन क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दोस्तों। इसका मतलब यह किसके बीच बीच होता है काकाडू? तो काकाडू जो नोवेल एक्सरसाइज होता है दोस्तों वह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। तो आप अच्छे से गेस कर लेंगे क्या किसके बीच होता है। इसमें दोस्तों भारत के 2 समुद्री विमान ने भाग लिया था, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक था दोस्तों INS सतपुड़ा, एक था दोस्तों P8I। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या है उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो वह है दोस्तों
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के बारे में। तो देखिए इसमें क्या किया गया दोस्तों, भारत को 107वां स्थान दिया गया है और भारत को एक सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 आया है, यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022, इसी दोस्तों GHI को क्या बोला जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्या बोला जाता है दोस्तों, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। तो यह दोस्तों जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का आया है, तो 2022 में देखेंगे दोस्तों भारत को 107वां रैंक दिया गया। तो यह रैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिस भी इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंकिंग जारी की जाती है। तो भारत को इसमें दोस्तों 107वां रैंक दिया गया है, यानी भारत को आप देखेंगे दोस्तों सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। यानी इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत क्या किया गया, भारत को सीरियस कैटेगरी में रखा गया। तो इसलिए दोस्तों यह डाटा क्या हो जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट कि इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को दोस्तों कौन रिलीज करता है या इसका पब्लिकेशन कौन करता है। तो देखिए दो संस्थानें हैं, एक दोस्तों कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो जर्मनी में पड़ता है, और एक दोस्तों वेल्ट हंगर हेल्प जो आयरलैंड में पड़ता है। तो यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि इसका जो GHI है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको दो संस्थानें मिलकर जारी करती हैं। एक है दोस्तों कौन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जर्मनी में पड़ता है, और एक कौन है दोस्तों, वह है वेल्ट हंगर हिप्स, या कहाँ पड़ता है, आयरलैंड में। तो यही दोनों संस्थाएं मिलकर क्या करती हैं दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करती है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, वह क्या उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो वह है दोस्तों भारतीय सड़क कांग्रेस का जो 81वां वार्षिक अधिवेशन हुआ है, यह कहाँ होता है, या दोस्तों लखनऊ में होता है 2022 में। इस तरह से दोस्तों यह यूपी में 5वीं बार इसका आयोजन हुआ है। यह होता क्या दोस्तों, इंडियन रोड कांग्रेस, या देश में इंजीनियरों एवं व्यवसायियों की एक शीर्ष संस्था है। तो यह दोस्तों यूपी PCS वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए यह क्या है दोस्तों, बात कर रहा है दोस्तों भारतीय सड़क कांग्रेस की, यानी इसी को दोस्तों बोला जाता है इंडियन रोड कांग्रेस। यानी यह जो भारतीय सड़क कांग्रेस का दोस्तों जो 81वां वार्षिक अधिवेशन है दोस्तों, 81वां कब होता है, 2022 में होता है। या कहाँ होता है, लखनऊ में होता है। तो आप सब जानते हैं लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो ये लखनऊ में हुआ दोस्तों, इसलिए यूपी PCS के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी पूरी संभावना है कि यह सवाल आपसे यूपी PCS के एग्जाम में पूछा जाए। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो 81वां भारतीय सड़क कांग्रेस होता है, इसका आयोजन 2022 में कहाँ होता है, लखनऊ में होता है। और यह जो लखनऊ में आयोजित होता है तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में 5वीं बार इसका आयोजन हुआ है, ना कि लखनऊ में 5वीं बार। आप याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश में इसको लेके 5वीं बार दोस्तों इसका आयोजन हो चुका है। अब यह भारतीय सड़क कांग्रेस क्या है, यानी IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस है क्या दोस्तों, तो यह देश में इंजीनियरों एवं व्यवसायियों, यहां आप देख रहे हो दोस्तों इंजीनियरों एवं व्यवसायियों की क्या है दोस्तों एक शीर्ष संस्था है। तो आप इसके बारे में भी अच्छे से याद रखिएगा कि इंडियन रोड कांग्रेस क्या है, देश में इंजीनियरों एवं व्यवसायियों की एक शीर्ष संस्था है, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह हुआ। तो इसलिए यूपी PCS के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों इसलिए आपसे बार बार बोला जाता है कि आप सारी चीज़ों का क्या करते रहेंगे, नोट्स भी बनाते चले देते रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम आपका सबसे पहले पढ़ता जाएगा, आप उस हिसाब से दोस्तों क्या करते रहेंगे, अपना रिवीजन करते रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा आपके एग्जाम को देखते हुए। और आपसे बार बार बताया जा रहा है कि इन्हीं तीनों एग्जाम को लिए दोस्तों ये फुली रूप से डेडिकेटेड है। तो आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा और अपने नोट्स भी बनाते चलेंगे, तो आपसे दोस्तों एक भी करंट के सवाल इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट के बारे में, हुआ क्या उसको भी अच्छे से देख लेते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट करंट है वह क्या है। तो देखिए यह है दोस्तों IBSA-MAR 7 के बारे में। इसको आप शॉर्टकट में पढ़ सकते हैं इफ्सा मार। आप इसको इस तरह से आसानी से याद रखिएगा, नहीं तो आप वहाँ कंफ्यूज कर जाएंगे। देखिए क्या दोस्तों IBSA-MAR 7, या इसको इसकी आप शॉर्टकट में याद रखिएगा दोस्तों इफ्सा मार 7। या क्या है दोस्तों, यह दोस्तों है मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। या किन देशों के दोस्तों बीच में हुआ है, तो वह इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे IBSA-MAR 7। तो यह दोस्तों जो इफ्सा मार का जो 7 संस्करण हुआ दोस्तों, या किन देशों के बीच में हुआ है, तो आप यह देश भी याद रखिएगा, या है पहले क्या है भी याद रखिएगा कि यह एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों इफ्सा मार 7 क्या है, मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। यह 3 देशों के बीच कराया गया। तो यह 3 के 3 देश भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वह क्या दोस्तों, एक है इंडिया,
एक है ब्राजील, एक है साउथ अफ्रीका। आप इसके नाम से दोस्तों अच्छे से पता कर सकते हैं कि किन 3 देशों के बारे में कराया जाता है। देखिए आई से क्या हो जाएगा दोस्तों इंडिया, बी से हो जाता है दोस्तों ब्राजील और एस ए से हो जाता है दोस्तों साउथ अफ्रीका। तो आप इसके नाम से ही दोस्तों इसके देशों के बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं। आइया क्या हो जाता है दोस्तों मैरीटाइम एक्सरसाइज हो जाता है। तो आप याद रखिएगा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के बीच दोस्तों यह मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज इप्सा मार्च 7 को कंडक्ट कराया गया था। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, वह क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो वह है दोस्तों ऑपरेशन गरुड़ के बारे में, जिसको बोला जाता है दोस्तों ऑपरेशन गरुड़ा। या किसने इसको दोस्तों लॉन्च किया था, ये चलाया था या ऑपरेशन, या चलाया था दोस्तों सीबीआई ने चलाया था। क्यों चलाया था, तो यह चलाया गया था दोस्तों अवैध मादक पदार्थों के तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध। यानी दोस्तों जो इलिक्ट ड्रग होते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है दोस्तों, उन्हीं के नेटवर्क के यह विरुद्ध चलाया गया। तो आप सीधे सीधे यह नाम याद रखिएगा दोस्तों। क्या आपसे पूछा जाएगी एग्जाम में, या तो यह पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन गरुड़ा को या ऑपरेशन गरुड़ को दोस्तों किसने चलाया था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जो दोस्तों सीबीआई है दोस्तों, इसी सीबीआई ने क्या किया था दोस्तों ऑपरेशन गरुड़ा को चलाया था। या ऑपरेशन गरुड़ा चलाया गया था दोस्तों जो अवैध मादक पदार्थ होते हैं दोस्तों, उनके तस्करी की जो नेटवर्क होती, जो उनकी नेटवर्किंग होती है दोस्तों, उसी के विरुद्ध कराया गया था। यानी इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के विरुद्ध कराया गया था। तो आप अच्छे से यह याद रखिएगा कि ऑपरेशन गरुड़ा सीबीआई ने चलाया था, अवैध मादक पदार्थ से संबंधित था। बस आप इतना याद रखेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से, जो क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में जो होता है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 में से सिर्फ आपको एक टिक करना होता है। तो आपको वहाँ कीवर्ड आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको वहाँ आसानी से वहाँ मिल जाएगा कि ऑपरेशन गरुड़ा क्या है, सीबीआई है, अवैध मादक पदार्थ है। तो इस तरह के ऑप्शन वहाँ दिए होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा तो आप अच्छे से वहाँ कर ले जाएंगे। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। तो वह है दोस्तों वार ऑफ लंका पुस्तक के बारे में। तो देखिए इसके लेखक कौन है दोस्तों, यह है अमीश त्रिपाठी और यह रामचंद्र श्रृंखला की चौथी पुस्तक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, वार ऑफ लंका। इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम ही है दोस्तों वार ऑफ लंका, यानी लंका के युद्ध से संबंधित दोस्तों यह पुस्तक का नाम है वार ऑफ लंका। यह पुस्तक दोस्तों अमीश त्रिपाठी इसके लेखक हैं। तो आप इस लेखक का नाम अच्छे से याद रखिएगा कि वार ऑफ लंका के लेखक कौन है दोस्तों, यह है अमीश त्रिपाठी। और यह दोस्तों रामचंद्र श्रृंखला की क्या है, चौथी पुस्तक है अमीश त्रिपाठी की दोस्तों। यह वार ऑफ लंका जो है यह रामचंद्र श्रृंखला से संबंधित दोस्तों उनकी चौथी पुस्तक है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि वार ऑफ लेखक अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, वह क्या उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो वह दोस्तों भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय का दोस्तों बारे में कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका उद्घाटन दोस्तों पुरी में किया गया और इस तरह का पहला कहाँ है दोस्तों, वह उज्जैन में है। तो किसकी बात हो रही है दोस्तों, भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्ष वेद विश्वविद्यालय। आप यहां देख रहे होंगे दोस्तों, यह जो वेद है इसी वेदा जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, आप देखे होंगे कि 4 तरह के वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप उन वेद के बारे में एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में इतिहास में पढ़े होंगे दोस्तों। तो यह दोस्तों जो भारत का दूसरा दोस्तों राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, पुरी में किया गया है। पुरी कहाँ जानते हैं दोस्तों, आप सब जानते होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पुरी कहाँ पे पड़ता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो भी आप बता देंगे कि मुझे नहीं पता, तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। और इस तरह का दोस्तों जो पहला वेद विश्वविद्यालय बनाया गया है वह उज्जैन में बनाया गया है। यानी उज्जैन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यह वेद विश्वविद्यालय क्या है दोस्तों, यह वेदों के अध्ययन से ही संबंधित है। यानी वेदों की जो नीतियां हैं, वेदों के जो सिद्धांत है, वेदों के बारे में दोस्तों इन्हीं से संबंधित, उस पर रिसर्च करेगा, इसके बारे में बताया गया। तो यह उसी से संबंधित यानी जो वेद होते हैं दोस्तों उन्हीं से संबंधित है। तो यह अपनी तरफ में दोस्तों यह क्या है, दूसरा है। तो दूसरा और पहला दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यह सवाल आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो पहला राष्ट्रीय वेद विश्वविद्यालय बनाया गया था वह उज्जैन में बनाया गया था, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसी तरह का जो दूसरा अभी बनाया उद्घाटन हुआ दोस्तों, उसका कहाँ हुआ है, वह पुरी में हुआ है। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट की करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। तो वह दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखिए रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित होगा, चित्रकूट जिले में स्थापित होगा। और यह दोस्तों क्या होगा, देश का 54वां टाइगर रिजर्व होगा और बुंदेलखंड राज्य में दोस्तों राज्य का पहला टाइगर रिजर्व होगा। यानी यह किसकी बात हो रही है दोस्तों, रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, चित्रकूट जिले में स्थापित किया जाएगा। और यह चित्रकूट जिला दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसलिए दोस्तों यह यूपी पीसीएस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी पूरी संभावना है
कि अभी जो आपका यूपीपीसीएस 14 मई को होने वाला है वहाँ पर दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यह आपका दोस्तों आप पूरी इसको अच्छे से याद रखिएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में, क्योंकि रानीपुर टाइगर रिजर्व दोस्तों चित्रकूट जिले में ही स्थापित किया जा रहा है और चित्रकूट जिला दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यह दोस्तों देश का 54वां टाइगर रिजर्व होगा, यानी 54। तो यह भी आपको याद रखना जरूरी है कि देश का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा, 54वां टाइगर रिजर्व होगा। और बुंदेलखंड में दोस्तों यह राज्य का यानी उत्तर प्रदेश का राज्य का दोस्तों क्या होगा, पहला टाइगर रिजर्व होगा। तो यह यूपी पीसीएस वालों के लिए दोस्तों या यूपी से जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं 2023 में दोस्तों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी पूरी संभावना है कि यह सवाल आपसे एग्जाम में बने या फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको से अच्छे से ऐसे याद रखेंगे, रानीपुर चित्रकूट बुंदेलखंड का पहला और देश का 54वां टाइगर रिजर्व होगा। बस आप इतना अच्छे से याद रखेंगे तो आपका वहां एग्जाम में दोस्तों क्या होगा, काम बन जाएगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। हुआ क्या उसको अच्छे से देख लीजिए, बहुत छोटा हुआ है दोस्तों, प्रचंड के बारे में। बस आप अच्छे से याद रखिएगा कि यह प्रचंड क्या है। प्रचंड दोस्तों एक हल्का लड़ाकू विमान है जिसका निर्माण किसने किया दोस्तों, एचएएल ने किया है। इसको जोधपुर में दोस्तों वायुसेना में सम्मिलित किया गया है। बस आप इतना याद रखिएगा दोस्तों, प्रचंड या प्रचंड नाम सिर्फ आप याद रखिएगा दोस्तों, प्रचंड या प्रचंड है क्या दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो प्रचंड दोस्तों एक हल्का लड़ाकू विमान है। आप देख रहे हैं दोस्तों यह एक लड़ाकू विमान है जो कि हल्के कैटेगरी में आता है, यानी कम वजनी वाला है दोस्तों। इसका निर्माण किसने किया दोस्तों, एचएएल ने किया। एचएएल क्या होता है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप इसको बारे में भी जान लीजिए, एचएएल का पूरा नाम होता है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसी ने क्या किया है दोस्तों, प्रचंड जैसे हल्के लड़ाकू विमान को दोस्तों बनाया है। इसको दोस्तों जो जोधपुर में वायुसेना में सम्मिलित किया गया है, या जोधपुर वायुसेना में इसलिए सम्मिलित किया गया है दोस्तों, यह पाकिस्तान के करीब पड़ता है, या जो जोधपुर दोस्तों पड़ता है, जोधपुर वायुसेना जो पड़ता है दोस्तों एयरबेस पड़ता है, या पाकिस्तान के करीब पड़ता है। और पाकिस्तान में दोस्तों जो ऊंचाई से पाकिस्तानी जो लोग अटैक करते हैं दोस्तों, जो पाकिस्तानी सेना ऊंचाई पे चढ़कर अटैक करती है, तो उससे निपटने में दोस्तों यह प्रचंड बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों, क्योंकि यह प्रचंड क्या है, एक हल्का लड़ाकू विमान है। तो यह दोस्तों ऊंचाई से जो पाकिस्तानी सेना अटैक करती है तो उनके विरुद्ध यह बहुत अच्छे से काम करेगा। इसलिए दोस्तों इसको जोधपुर वायुसेना में सम्मिलित किया गया है। इसका निर्माण एचएएल ने किया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। वह क्या है उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। वह है दोस्तों डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की प्रथम ग्राम पंचायत के बारे में। यह कहाँ की है दोस्तों, यह हो गई है दोस्तों पुल्लमपारा, जो कि केरला में पड़ता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा क्या बात हो रहा है, डिजिटल शिक्षा प्राप्त करने वाली देश की प्रथम ग्राम पंचायत। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर प्रथम जैसा शब्द आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी संभावना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत कहाँ पर बनाई गई है दोस्तों, यह बनाई गई है पुल्लमपारा में। अब पुल्लमपारा कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है दोस्तों केरला में। तो अभी आपसे अच्छा याद रखना चाहिए, नाम इसका क्या है दोस्तों, पुल्लमपारा। पुल्लमपारा क्या बन गई है दोस्तों, देश की पहली डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत बन गई है। यह केरला में पड़ता है। तो आपको यह सब अच्छे से याद होना चाहिए कि यह प्रथम है, पुल्लमपारा है और केरला में पड़ता है। तो यह भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। तो यह दोस्तों वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट के बारे में। तो देखिए यह कहाँ बनाया गया है दोस्तों, यह किया गया है राजस्थान के जैसलमेर में। किसके द्वारा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। यह 600 मेगावाट क्षमता का होगा। किसकी बात हो रही जा रही है दोस्तों, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट की, यानी विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट, यानी विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट। आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट है दोस्तों, यह कहाँ पर पावर प्लांट लगाया गया है, लगाया गया दोस्तों जैसलमेर में। और जैसलमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इसको दोस्तों किसने किया, जो दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, इसी ने दोस्तों इसको किया। तो अडानी का नाम तो दोस्तों आप सब अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों अडानी अभी बहुत चर्चा में बने हुए हैं और किस तरह के इनके पे आरोप लग रहे हैं, किस तरह की इन्होंने काम किया, इसके बारे में आप सब अच्छे से जानते होंगे। उससे सवाल नहीं बनेगा एग्जाम में। बस आप जानते रहिए कि हाँ अडानी एक उद्योगपति हैं जो इस समय बहुत विवादित बने हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट यानी विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट,
विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट को कहाँ पर दोस्तों इन्होंने बनाया है, या राजस्थान में दोस्तों इन्होंने इस पावर प्लांट की स्थापना की है और राजस्थान जैसलमेर में पड़ता है और यह 600 मेगावाट क्षमता का होगा। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल इससे बनेंगे, ना कि अडानी क्यों चर्चा में है उससे सवाल बनेंगे। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है, राजस्थान के जैसलमेर में लगाया गया है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, वह क्या है उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो यह दोस्तों डार्ट मिशन के बारे में, तो देखिए डार्ट मिशन किसका है दोस्तों, यह डार्ट मिशन जो है दोस्तों यह नासा का है। नासा ने इस मिशन को चलाया था, क्यों चलाया था, तो पृथ्वी की तरफ जो एस्टेरॉयड आ रहे थे दोस्तों, उसी एस्टेरॉयड से दोस्तों रक्षा करने के लिए नासा ने क्या किया था, इस डार्ट मिशन को चलाया था। तो अब आप बस इतना याद रखिएगा कि यह डार्ट मिशन किसका है, तो आपको यह अच्छे से याद होना चाहिए कि इस डार्ट मिशन को किसने चलाया था। तो यह डार्ट मिशन दोस्तों नासा का है। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है दोस्तों, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो आप यह भी याद रखिएगा कि यह यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसी ने क्या किया था, डार्ट मिशन को चलाया था। इस डार्ट मिशन को चलाने का उसका उद्देश्य तय था दोस्तों कि पृथ्वी की तरफ जो एस्टेरॉयड आ रहा था, उस एस्टेरॉयड से दोस्तों पृथ्वी की रक्षा करना उसका उद्देश्य था। इसीलिए दोस्तों क्या किया था, नासा ने एक डार्ट मिशन चलाया था। तो आप यह सारे करंट अफेयर्स अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इस वीडियो में दोस्तों हमने कुछ दो नोबेल प्राइज को भी शामिल किया है, एक इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज, एक लिटरेचर नोबेल प्राइज। इसका डिस्कशन मैं अभी नहीं कर रहा हूं। आप पूछेंगे सर इसका डिस्कशन आप अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देखिए अभी यहां पे हमने 2 नोबेल प्राइज को शामिल किया। मैंने सोचा था कि क्या मैं इसको यहां पर डिस्कस करूंगा, लेकिन इसको इस वीडियो में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों जो नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, इस नोबेल प्राइज से संबंधित जितने भी नोबेल प्राइज हैं 2022 के, इन सब के लिए दोस्तों एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा कि नोबेल प्राइज 2022 में जितने भी दिए गए हैं तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप वहां से दोस्तों इसको अच्छे से देख लेंगे ताकि आपको सारे नोबेल प्राइज क्या हो जाएंगे दोस्तों, इकट्ठे मिल जाएंगे। यहां पर हमने सिर्फ 2 को शामिल किया है, तो इसलिए दोस्तों इसकी डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। तो नोबेल प्राइज के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। जब आपका एग्जाम करीब आ जाएगा तो आप सारे नोबेल प्राइज को दोस्तों वहां से अच्छे से देख लेंगे। यहां पे सिर्फ 2 नोबेल प्राइज था, इसलिए इसके बारे में डिस्कस नहीं किया जा रहा है। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए कि सर आपने नोबेल प्राइज के बारे में नहीं पढ़ाया। तो नोबेल प्राइज की दोस्तों एक स्पेशल वीडियो आपको बना के दे दी जाएगी, तो आप सारे नोबेल प्राइज वहां से देख लेंगे, तो वहां से आप उसको अच्छे से कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह जो करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है, इसमें बहुत अच्छे से हर एक फैक्ट आपको समझ में आया होगा। और आपके लिए देख रहे होंगे दोस्तों, आपके लिए एकदम चुनिंदा करंट अफेयर्स शामिल किए गए हैं जिनकी पूरी संभावना है कि आपसे एग्जाम में दोस्तों इनसे क्वेश्चन आ सकें। तो इसलिए दोस्तों आप सब क्या करते रहेंगे, बस आप सबका एक छोटा सा डाउट है दोस्तों कि जिस तरह से हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब भी दोस्तों क्या करते रहेगा, सपोर्ट करते रहेगा। और वीडियो को आप बड़ी मात्रा में दोस्तों क्या करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। और आप वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे। आप बड़ी मात्रा में इसको दोस्तों आपके अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, जिन लोगों का दोस्तों अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम लगा हुआ, आईएएस का एग्जाम लगा हुआ है। क्योंकि आप सबको दोस्तों बार बार बताया जाए कि यह करंट अफेयर जो है दोस्तों 3 एग्जामों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड। वह 3 एग्जाम कौन है दोस्तों, 14 मई को जो आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम हो रहा है, 28 मई को जो आपका आईएएस का एग्जाम हो रहा है। यह दोनों की तो दोस्तों डेट एकदम श्योर से, इसके लिए आपके पास टाइम भी बहुत कम बचा है। और आपका जो यूपीएफओ का एग्जाम होगा दोस्तों इसी 2023 में, जो किसी भी मंथ में कराया जा सकता है। तो इन तीनों एग्जाम के लिए दोस्तों यह फुली रूप से डेडिकेटेड है। बाकी आपके जितने भी दोस्तों अपकमिंग एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों या होने वाले हैं इस 2023 में, उन सब के लिए दोस्तों यह करंट अफेयर की सीरीज बहुत ही लाभदायक होगी। तो आप सब बस वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा और अपने नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि आपको समय पर रिवीजन करने में आसानी हो। तो दोस्तों आप सबको उम्मीद है कि अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपके लिए सारे फैक्ट अच्छे से सही रूप से सही डाटा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर फिर भी दोस्तों कुछ डाउट रहता है, कहीं किसी फैक्ट में कमी होती है, कहीं पे कुछ गलत हो गया होगा दोस्तों, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक भी गलती ना हो। लेकिन अगर फिर भी कुछ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, उसका सही आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आप सब अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपना वीडियो भी देखते रहिएगा, अपने एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।